Good morning everyone. Theorem number 6 is if vectors x1, x2, xp are linearly dependent. ये vectors linearly dependent हैं, then at least one of them may be written as a linear combination of the rest. मतलब अगर ये p vectors linearly dependent हैं तो इनमें से कम एक वेक्टर ऐसा होगा जिसको हम बाकी सबके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाएंगे. तो ये प्रूफ करना है. तो हमें गिवन क्या है सिर्फ कि x1 से लेके xp तक ये जो सेट ऑफ वेक्टर हैं दिस इज़ लीनियरली डिपेंडेंट. तो ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे, नॉट ऑल ज़ीरो, सारे के सारे ज़ीरो नहीं होंगे, सच दैट लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ज़ीरो. डन. अब 1 से लेके p तक के बीच में हमने एक इंट्रोड्यूस करा लिया कि i कहीं पे बीच में होगा. ठीक है, 1 से लेके p के बीच में कहीं पे ये i एग्जिस्ट करता है. तो ये इनके बीच में आएगा तो a1 x1 a2 x2 ai-1, क्योंकि i से पहले i-1 होगा और i से आगे i+1 होगा. तो वही लिखा है i से पहले i-1 और i से नेक्स्ट वाले नंबर्स में i+1 और ये एंड में कहाँ तक जाएगा, p तक. अब क्योंकि ये क्या थे, लीनियरली डिपेंडेंट थे, तो ये सारे के सारे स्केलर्स तो ज़ीरो है नहीं है, कम से कम एक तो नॉन ज़ीरो है. तो हमने क्या किया, लेट किया कि जो ith स्केलर है ना वो नॉन ज़ीरो है. ठीक है, अगर ith स्केलर नॉन ज़ीरो है तो मैंने क्या किया, सिर्फ ai xi को इधर रख लिया, बाकी सबको शिफ्ट करा दिया टू द राइट साइड. या आप बोलें कि हम सिर्फ इसी को राइट साइड ले जाते हैं, बाकी सबको इधर ही रहने देते हैं. तो माइनस ai xi इज इक्वल्स टू बी, ये बाकी सब आ जाएंगे, बस यहाँ पे xi ai वाली टर्म नहीं होगी. सिंस ai इज नॉन ज़ीरो, ai नॉन ज़ीरो तो ai से थ्रू आउट मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं. तो ai से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया. अब a1 स्केलर था, माइनस ai भी एक स्केलर है, तो ये जो बनेगा ये एक नया स्केलर होगा, ये भी एक स्केलर होगा. ये जितने भी कॉफिशेंट्स आगे पड़े हुए ये सारे के सारे क्या हैं, स्केलर्स हैं. और ये क्या है, x1 x2 xi-1 xi+1 xp. तो ये जो ith वेक्टर है xi, दिस ith वेक्टर इज रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रेस्ट वेक्टर्स. बस xi ही नहीं है, तो xi के अलावा जितने भी वेक्टर्स हैं बाकी सबके लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने x को लिख दिया. देन हेंस द वेक्टर xi इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रेस्ट. तो ये थ्योरम हो गई प्रूफ. नेक्स्ट थ्योरम है, इफ वन ऑफ द वेक्टर्स x1 x2 xp कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रेस्ट देन p वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट. अब ये बिल्कुल इसके रिवर्स थ्योरम है जो हमने अभी की 6th. इसमें क्या गिवन है कि अगर इन p वेक्टर्स में से कोई एक वेक्टर ऐसा है जिसको हम बाकी सबके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाएँ तो ये सेट ऑफ वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे. तो स्टार्ट करते हैं. लेट द वेक्टर्स xi बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स. तो x1 से लेके xp तक जितने थे हमने ये लेट कर लिया कि xi वाला वो एक वेक्टर है जिसको हम बाकी सबके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं. स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे सच दैट xi कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रेस्ट. इतना क्लियर. अब इसके आगे देखते हैं कि हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है वेक्टर्स. सो a1 x1 हमने क्या किया, जो xi इक्वल्स टू टर्म्स लिखी हुई थी तो हमने क्या किया, xi को भी उधर की साइड ही शिफ्ट कर दिया. तो वो माइनस xi होगा, तो वो -1 ये रहा, और xi बाकी सारी टर्म्स तो सेम है. एज द कोफिशिएंट ऑफ xi इज -1 नॉट इक्वल्स टू 0. अब हमें a1, a2, ai-1, ai+1 ये जो सारे स्केलर्स हैं इनकी वैल्यू तो नहीं पता कि ये ज़ीरो है या नॉन ज़ीरो है, बट -1 तो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, ये तो कंफर्म है ना. तो अगर एक स्केलर नॉन ज़ीरो मिला है तो ये वेक्टर्स कैसे होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट. सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थ्योरम. If the set x1, x2, xp is linearly independent and the set x1, x2, xp, y, इसमें एक वेक्टर ऐड किया y is linearly dependent. p तक ये linearly independent थे और जो एक और ऐड किया, ऐड करके linearly dependent बन गए. Then y
इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 से लेके xp तक का लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा, ये प्रूफ करना है। सो द फर्स्ट इज कि हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लेट किया a1 a2 ap और इसके लिए सिर्फ a स्केलर ले लिया, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। अब हमें गिवन है कि x1 x2 xp और y से मिलके जो सेट बना है दैट इज लीनियरली डिपेंडेंट। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है दैट मीन्स कि ये सारे के सारे स्केलर्स जीरो तो नहीं होने वाले, कोई ना कोई तो नॉन जीरो होगा। हम बात करते हैं सिर्फ y के कोफिशिएंट के साथ, क्योंकि y को लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है। तो अगर y को बाकी सबका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है तो हमें a नॉन जीरो चाहिए। तो पहले चेक करते हैं अगर a जीरो हुआ तो क्या होगा। अगर a जीरो होता है तो यहाँ पे ये टर्म खत्म, तो a1 x1 a2 x2 अप टू ap xp इज इक्वल्स टू 0 एंड एज द सेट दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये a1 a2 ये सब के सब क्या हो जाएंगे 0। और अगर ये स्केलर 0 हो गए, देखो a तो हमने पहले ही 0 ले लिया है, a1 से लेके ap तक ये भी सारे 0 हो गए, तो दैट मीन्स ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इसमें सारे के सारे स्केलर 0 हो गए। अगर सारे स्केलर 0 हो गए तो ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट बन गया, बट ये तो हमें गिवन है कि दिस इज लीनियरली डिपेंडेंट, सो a इज इक्वल्स टू 0 इज नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो हम केस क्या लेके चलेंगे, a1 नहीं a नॉट इक्वल्स टू 0, एंड जब a नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तो हम माइनस a y मतलब y वाली टर्म एक साइड ले ली, बाकी सब एक साइड, और y इज इक्वल्स टू माइनस a से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया क्योंकि वो नॉन जीरो है, एंड विच प्रूव्स आवर रिजल्ट। इससे हमने क्या लिख दिया, y को बाकी सबका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया, क्योंकि ये सब क्या है स्केलर्स हैं, ये सब स्केलर्स हैं। तो x1 से लेके xp तक के लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने y को लिख दिया। सो आवर नेक्स्ट थ्योरम इज द k n वेक्टर्स a1 a2 ak। अभी n वेक्टर्स का क्या मीनिंग है कि इस हर वेक्टर, ये जो a1 है इसके अंदर n एंट्रीज हैं और ये इस टाइप के k हैं, a1 a2 a3 ak, ये नंबर्स में k हैं और इन सब के अंदर n एंट्रीज हैं, आर लीनियरली डिपेंडेंट। हमें ये गिवन है कि ये वेक्टर्स, ये जो k वेक्टर्स हैं दीज आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A। इन वेक्टर्स की हेल्प से एक मैट्रिक्स बनाई A और इसकी रैंक विद द गिवन वेक्टर्स एज कॉलन इज लेस देन द रैंक लेस देन K से अगर इसकी रैंक कम होगी तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो रैंक K से कम होगी। दोनों साइड से प्रूफ करना है। तो लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट जब भी प्रूफ करना होता है हम क्या करते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं और उसको 0 डाल देते हैं। तो लीनियर कॉम्बिनेशन हमने ले लिया x1, मतलब जो स्केलर्स लिए हैं वो x1 x2 x3 xk ले लिया और इन सबका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 वेयर x1 x2 xk आर स्केलर्स। डन इतना। अब हमें यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। देखो हमने क्या किया, हमने क्या बोला था a1 क्या है, n वेक्टर है, तो मीन्स इस a1 के अंदर n एंट्रीज हैं, तो उन n एंट्रीज को हमने लेट कर लिया कि वो क्या है, a11 a21 a31 an1, लास्ट वाला फिक्स कर लिया। ऐसे ही जो a2 वेक्टर है उसके अंदर कौन कौन सी एंट्रीज ली, a12 a22 a32, मतलब 2 फिक्स है, लास्ट वाला सफिक्स a2 के लिए। ऐसे ही a3 के लिए 3 फिक्स होगा, आगे वाला फोर्थ वाला सफिक्स चेंज होता जाएगा, मतलब a13 a23 a33 a43 ऐसे चलेगा। तो लास्ट k है तो k वाला फिक्स, और ये x1 x2 मतलब जो लीनियर कॉम्बिनेशन लिया था वहां पे a1 a2 ak की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब x1 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो क्या आएगा, a11 x1 a21 x1 a31 x1 ऐसे टर्म्स बनेंगी। इन सब का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, 0 है, तो ये 0 0 0 0 होगा इधर। तो इंडिविजुअली एक एक एंट्री को इक्वल्स टू जब 0 करोगे तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बन जाएंगी। ये क्या बन गए, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और ये किस टाइप के सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बनी, ये बन गई होमोजीनियस, क्योंकि ये किस फॉर्म का बना, ax इज इक्वल्स टू 0 फॉर्म का, यहाँ b क्या है, 0 है। डन। तो ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, तो इसको a यहाँ पे ये होगा और x यहाँ पे ये होगा, इसको इसी फॉर्म में लिख लिए, ax इज इक्वल्स टू 0। अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, अभी तक सिर्फ काम किया ऊपर ऊपर का जो हमें गिवन था। अब हमने लेट किया कि ये वेक्टर्स क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट, और हम प्रूफ करेंगे कि इसकी जो रैंक है वो लेस देन के है। ठीक है, तो अगर ये वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो जो सारे के सारे स्केलर्स हैं वो जीरो नहीं होने चाहिए। अगर स्केलर जीरो नहीं होने चाहिए तो ये स्केलर्स क्या दे रहे हैं, ये एक्स दे रहे हैं, स्केलर्स एक्स वेक्टर में, तो एक्स क्या होता है, सोल्यूशन होता है। तो मतलब ये स्केलर्स हमें सोल्यूशन दे रहे हैं, और सोल्यूशन कैसा आ रहा है कि ये सब के सब जीरो नहीं है, मतलब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आ रहा है। और हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 4 में कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, होमोजेनियस के केस में देखो दो सोल्यूशंस आते हैं। जब हमारा रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स हो जाता है तो हम बोलते हैं कि ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा, मतलब सिर्फ 0 0, x1 इज इक्वल्स टू 0, x2 इज इक्वल्स टू 0, सब 0 0 मिलते हैं। और अगर हमारा ये इक्वल नहीं होता, मतलब रैंक ऑफ ए इज लेस देन n, तब हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस मिलते हैं। यही था। तो अब हमें क्या मिला, ये सारे के सारे स्केलर जीरो नहीं है, मतलब जो सोल्यूशन है वो ट्रिवियल वाला नहीं है। मींस कौन सा सोल्यूशन है, ये वाला। तो दैट मींस रैंक ऑफ ए इज लेस देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज के। ठीक है, तो रैंक ऑफ ए इज लेस देन के, एक पार्ट प्रूफ हो गया। अब कन्वर्स, कन्वर्स में हम लेके चलते हैं कि रैंक ऑफ ए इज लेस देन के। अगर रैंक ऑफ ए लेस देन के है और होमोजीनियस सिस्टम है तो दैट मीन्स कि हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन वाला केस आएगा। तो दैट मीन्स कि x1 x2 xk ये जीरो नहीं होंगे, है ना, x जीरो नहीं होगा। अगर जीरो होता तो रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू के होता, तो ये जीरो नहीं है। अगर x जीरो नहीं है मीन्स ये सारे स्केलर्स जीरो नहीं हैं। अगर सारे स्केलर्स जीरो नहीं है तो लीनियर कॉम्बिनेशन में स्केलर्स जब सब के सब जीरो नहीं होते तो वो क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, ये प्रूफ हो गई। अब हम देखते हैं लास्ट थ्योरम। ठीक है, लास्ट थ्योरम बची है, इसके बाद हमारा ये खत्म हो जाएगा। स्टेटमेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। सिंगुलर याद है सबको, सिंगुलर वो होती है जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो। A matrix is said to be singular if its determinant is 0. A square matrix A is singular if and only if its columns or rows are linearly dependent. या तो उसकी कॉलम्स लीनियरली डिपेंडेंट हो या उसकी रोज लीनियरली डिपेंडेंट हो, तभी वो मैट्रिक्स सिंगुलर होती है, मतलब उनका डिटर्मिनेंट 0 आता है। तो A1 A2 AN क्या है, n कॉलन स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसके मतलब n ही कॉलम्स है, n ही वेक्टर्स होंगे। तो ये उसके कॉलम्स हैं, हमने उनके कॉलम्स को नेम दे दिया। जैसे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी n क्रॉस n की, तो उसका जो पहला कॉलम होगा उसका नेम दे दिया A1 का, दूसरे कॉलम को A2 का, तीसरे कॉलम को A3 का, ऐसे nth कॉलम को AN का। और हमने लेट किया, हमने क्या प्रूफ करना है कि ये जो वेक्टर्स हैं, n कॉलम्स हैं इसके, ये कैसे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट हैं। तो ये सिंगुलर होगा और ये सिंगुलर होगा तो ये लीनियरली डिपेंडेंट आएंगे। तो हमने क्या किया, लीनियर कॉम्बिनेशन लेट किया। और जैसे पहले ये A1 ये पहला कॉलम है, तो जैसे हमने लास्ट थ्योरम में लेट किए थे A2 A3, सबके अंदर n एंट्रीज ले ली, फिर मल्टीप्लाई करके सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बना ली। सिस्टम ऑफ इक्वेशन फिर से सेम बनी, Ax इज इक्वल्स टू 0 वाली, जहां पे A हमने लिख दिया कि A ये है एंड दिस इज x एंड दिस इज 0। अब स्टार्ट करते हैं। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं, लीनियरली डिपेंडेंट है तो स्केलर सारे नॉट ऑल जीरोज आएंगे, और अगर ये नॉट ऑल जीरोज आएंगे तो कौन सा वाला सोल्यूशन आएगा, नॉन ट्रिवियल। और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मींस रैंक ऑफ ए इज लेस देन n, और अगर रैंक ऑफ ए लेस देन n है, ऑर्डर से रैंक कम है, तो उस ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो 0 ही होगा। ठीक है, हम यही तो पढ़ते थे। अगर किसी मैट्रिक्स की रैंक 2 है तो जो 3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट 0 ही तो होता है। रैंक से बड़ी जितनी भी मैट्रिसेस बनाओगे उन सबका डिटर्मिनेंट 0 ही आता है। अब कन्वर्स स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट 0 तो सिंगुलर हो गया ना, तो अब कन्वर्स देखते हैं। अगर ये सिंगुलर है मींस डिटर्मिनेंट 0 है, तो डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो रैंक
3n तो नहीं होगी, 3 तो वो सॉरी वो हैबिट हो चुकी है 3 ऑर्डर पे, ठीक है। n ऑर्डर की मैट्रिक्स है ना, तो अगर n ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो दैट मीन्स कि रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स इज लेस देन n। जब रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स इज लेस देन n और ये है होमोजीनियस सिस्टम, तो होमोजीनियस सिस्टम है तो यहाँ क्या आएगा, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, मतलब नॉन जीरो सोल्यूशन। तो मीन्स इन स्केलर्स में से कम कोई एक तो नॉन जीरो होगा, तभी नॉन जीरो सोल्यूशन आ रहा है ना। तो अगर कोई ना कोई नॉन जीरो होगा तो ये क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि ये तो स्केलर्स हैं, स्केलर्स आर नॉट ऑल जीरो, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट बन गया। हेंस द कॉलन वेक्टर ऑफ ए आर लीनियरली डिपेंडेंट। ऐसे सेम आप रोज के लिए कर सकते हैं, बिल्कुल सेम थ्योरम चलेगी, बस कॉलम्स की जगह पे आपको रोज लेट करनी है और रोज के हमें लीनियर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर होता है खत्म, चैप्टर नंबर 2 डन। सो थैंक यू क्लास।